हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम नोट्स सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है ज्यामिति के आधार पर इकाई सेल के प्रकार। तो इसका जो आंसर है वो हाइट है। अभी पहले हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे ताकि और अच्छे से आप क्लियर कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, शुरुआत कर लेते हैं। बड़े ध्यान से समझना है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको पहले समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे हमने देखा कि त्रिविम में जो ढेर सारे बिंदु होते हैं जिन्हें हम अनंत बिंदु कहते हैं, तो त्रिविम में अनंत बिंदुओं की एक नियमित व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। अभी हमने पढ़ा हुआ है, क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक। ये त्रिविम में है, 3D में आप देख रहे हैं, ये भी क्या है? क्रिस्टल जालक है। लेकिन क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप ये आप देख पा रहे होंगे ना। तो ये क्रिस्टल जालक का क्या है? ये क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम रूप है, जिसे हम क्या कहते हैं? इकाई सेल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? एकक कोष्ठिका, या फिर तीसरा नाम क्या है? यूनिट सेल। तो ये जो यूनिट सेल है इसको हम बाहर निकालते हैं और अपने यहाँ पे लिखते हैं, बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे यूनिट सेल को बना लिया। ये देखो, ये हमने क्रिस्टल जालक से उसका सूक्ष्मतम रूप निकाल लिया, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से वो बन रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि इसको अगर जैसे पूरा मकान है तो उसके अंदर एक ईंट है, तो ईंट के ऊपर ईंट रखोगे तो पूरी दीवार बन जाएगी, दीवार मतलब घर बन जाएगा। वैसे ही उस ईंट को हमने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो यूनिट सेल है ये ज्यामिति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है 7 प्रकार की। देखो कैसे और कैसे चेंज होगी। इसको समझने के लिए आपको ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है इसको समझना होगा। ये देखो, कोई भी घन है, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ समझाने के लिए थोड़ा सा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने बना लिया है। अब ये है यूनिट सेल। इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये क्या है? यूनिट सेल। ओके, अब ध्यान से देखना। तो इसके अंदर अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ हम नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनके पैरामीटर दे सकते हैं, इन्हें हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट फिक्स किया और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हमने ए नाम दे दिया। ध्यान से समझते जाना। इसको क्या नाम दे दिया है? ए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको ए नाम दे दिया। फिर इसी पॉइंट से इस तरफ आ जाओ, इसी पॉइंट से आप इस तरफ चले जाओ जहाँ तक ये गई हुई है, इसको हमने बी नाम दे दिया। और इसी पॉइंट से ऊपर चले जाओ ये, तो ये हमने सी नाम दे दिया। तो ये असल में हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयाँ हमने दी हैं ए बी सी। अगर हम इसको अलग से यहाँ पे खींचें तो ये कुछ इस तरीके से हम खींच पाएंगे। ध्यान से समझ लो। ये देखो, ये हमने पहली लाइन खींच दी, फिर हमने ये वाली लाइन खींच दी, फिर हमने ये वाली लाइन खींच दी। तो इसको हमने यहाँ पे ए नाम दिया है। ये वाला जो है इसको हमने ए नाम दिया है, इसको हमने बी नाम दे दिया है और इसको सी। तो ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। अब इनके बीच में जो एंगल है उनको भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे बी और सी। ये देखो, इनके बीच में कुछ कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं? बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम अल्फ़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ये जो कोण है ये अल्फ़ा कहलाएगा। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें सी और ए के बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा बीटा। ये देखो आप, और ए और बी के बीच में ये जो एंगल बनेगा इसे हम गामा कहेंगे। अब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे आपको याद कैसे रहेगा कि किन के बीच में कौन सा बनेगा। तो इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है कि ए को समझ लो अल्फ़ा, बी को समझ लो आप बी छोटा बी को समझ लो बीटा, और सी को समझ लो गामा। तो जहाँ जो चीज़ गायब है वही कोण बनेगा। जैसे बी और सी में
अब ए बी सी का क्रम देख लो, तो पहले कौन आया, बी और सी, तो बी और सी में कौन गायब है, ए, तो बी और सी के बीच में कौन सा अल्फ़ा बनेगा, क्योंकि जो गायब है उसको हम क्या मानेंगे, अल्फ़ा। जैसे बी और सी में ए गायब है तो मतलब इसमें अल्फ़ा बनेगा। फिर यहाँ देखो ए और सी, तो अगर हम ए और सी को कंसीडर करें तो कौन गायब हो गया, बी, बी मतलब बीटा बनेगा, ऐसे समझ लो। फिर इसके बाद अगर हम देखें ए और बी, तो ए और बी में कौन गायब है, सी, सी मतलब गामा। तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो। तो अभी आपको ये समझना है कि जो पैरामीटर्स होते हैं इनकी लंबाई यदि हम बढ़ा दें, जैसे मान लो कि अभी जैसे घन की बात करें तो ए बी और सी तीनों बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। एक घन की भुजा, जैसे ये एक घन ही है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये घन ही है। तो अगर आप इसको देखो तो इसकी ये वाला किनारा, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। इसको ध्यान से समझना हो, यही किनारों की बात हो रही है, यही किनारों की बात हो रही है। जैसे मान लो ये वाला किनारा ए है, अगर इस पॉइंट से देखोगे तो ये वाला किनारा ए है, तो ये वाला किनारा बी है और ये वाला किनारा सी है। ऐसे समझो, ये वाला किनारा ए है, ये वाला किनारा बी है और ये वाला किनारा क्या है, सी है। ऐसे समझना है आपको। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इन दोनों किनारों के बीच में ये वाला एंगल, फिर इन दोनों किनारों के बीच में ये वाला एंगल, फिर इन दोनों किनारों के बीच में ये वाला एंगल, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इस तरीके से जो कोण बनते हैं वो ये है। असल में ये तिरछी लाइन नहीं है, ये ऊपर की ओर है, लेकिन यहाँ पे तो बना नहीं सकते। ये देखो ये कैसी है, ऊपर की ओर। अगर ये दोनों है तो ये सामने फ्रंट में है, तो अगर हम इसको ऐसे जमाएंगे तो ये आगे की ओर है। तो ऐसा है। तो अगर हम ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या कहलाते हैं, ये ए बी और सी और अल्फ़ा बीटा और गामा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। क्या हैं ये बताओ, पैरामीटर्स हैं। किसके पैरामीटर्स हैं ये, तो ये यूनिट सेल के पैरामीटर कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं पैरामीटर, यूनिट सेल या फिर इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका, तो इसके ये पैरामीटर हैं। अब इनको यदि आप बदलोगे तो अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल आपको प्राप्त होंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूनिट सेल के प्रकार होते हैं। किसके आधार पर, ज्यामिति के आधार पर, मतलब उनकी शेप बदलेगी, अलग अलग शेप होगी। जैसे अगर ये तीनों भुजाएं बराबर हों, ए बी और सी, तो यदि ए बराबर हो बी के, बराबर हो सी के, और तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों 90 अंश के हों, तो ये इस प्रकार की शेप बनेगा। इसमें यही शर्त लगी हुई है कि जितना ये दूरी है, जितना ये किनारा है, उतना ही ये किनारा है और उतना ही ये किनारा है। समझ में आया कि नहीं। तो मतलब ए बी सी घन की शर्त होती है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये जो है इस प्रकार की जो एकक सेल बनती है उसे कहते हैं घनीय एकक सेल। क्या कहते हैं, घनीय एकक सेल। ऐसे समझना आपको। तो इस प्रकार से ये पहले प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यदि हम चेंज करते जाएं, चेंज कैसे करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे कि ए और बी तो बराबर हों लेकिन सी बराबर ना हो, तो ए बराबर तो हो बी के, मतलब ये दोनों भुजाएं तो बराबर हों लेकिन सी थोड़ी सी बड़ी हो जाए या फिर छोटी हो जाए, तो सी बराबर ना हो। ऐसी स्थिति में और अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों अभी भी 90 ही रहें, सिर्फ इसमें कौन डिस्टर्ब हुआ है, सी। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि सी डिस्टर्ब हो जाए, तब एक प्रकार का यूनिट सेल बनता है जिसका नाम है चतुष्फलकीय। क्या है, चतुष्फलकीय एकक सेल। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको आकृति भी दिखा दूंगा तो आप थोड़ा सा संतुष्ट हो जाओगे। आप सेकंड वाला देख लो, ये देखो ये चतुष्फलकीय कहलाता है। इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, थोड़ी सी छोटी है। तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी उसे बोलेंगे चतुष्फलकीय। ठीक है, आ गया ना समझ में। और ये सिंपल की है। अब इसमें ये तीन इस प्रकार से हैं कि जो सिंपल क्यूबिक सेल है ये 3 प्रकार का होता है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है सिंपल, इसमें जालक बिंदु 8 कोणों पर बस होते हैं, लेकिन इसमें जालक बिंदु दूसरे प्रकार में एक सेंटर में भी होता है और इसमें प्रत्येक फलक पर होता है।
तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी आप केवल देख लो। ऐसे ही चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय 2 प्रकार का पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जालक बिंदु इसके कोनों पर होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है। लेकिन अभी हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं कि इनके पैरामीटर चेंज होने पर कौन कौन सी जो है इकाई कोशिका हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो हमने देखा कि ये इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। अगर हम इस सी की ऊंचाई बढ़ा दें यानी ऊपर कर दें तो भी हम एक प्रकार का चित्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी सी छोटा है, अगर सी बड़ा हो जाए, इन दोनों से भी सी बड़ा हो जाए तो हमें ऐसी आकृति मिलेगी। ये देखो आप, ये सी जो है एकदम बड़ा हो गया है। तो अब ये भी चतुष्फलकीय है। ये तो सिंपल वाला है। इसमें देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बी है। लेकिन ये जो है सी एकदम बड़ा हो गया है। तो सी छोटा होगा तो ये वाली आकृति आपको मिलेगी, और अगर सी बड़ा हो जाएगा तो ये वाली आकृति आपको मिलेगी। दोनों क्या है, चतुष्फलकीय कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे, चतुष्फलकीय। तो ये दूसरे प्रकार का इकाई सेल होता है। अब इसके बाद इन पैरामीटर्स को चेंज करते जाएंगे। जैसे कि अगर हम तीनों, देखो ये सबसे ज़्यादा व्यवस्थित है, आप देख पा रहे होंगे ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सममित कौन सा सेल होता है, कौन सा यूनिट सेल, तो आप बता देना घनीय एकक सेल। तो ये सबसे ज़्यादा सममित है, तो आप यहाँ पे लिख लेना सबसे सममित। अभी मैं नोट्स दिखा दूंगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा है, सबसे व्यवस्थित है, सममित बोलते हैं इसे। अब देखो और चेंज करेंगे, वो क्या चेंजेस होंगे। जैसे अभी तो जो सी बस नहीं था, अब तीनों यदि बराबर ना हो, मतलब तीनों हो जाएं बराबर ना हो उस घन की, कि ए बराबर नहीं है बी और बी बराबर नहीं है सी, जबकि ये अभी भी तीनों के तीनों 90 रहें, कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों कैसे हैं, 90 रहें। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है या इस प्रकार का जो यूनिट सेल बनता है उसे बोलते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, इसे विषम लंबाक्ष क्यों कहते हैं उसको भी समझ लो, कि इसे विषम लंबाक्ष एकक सेल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो लंबाइयां हैं वो विषम है, मतलब तीनों अलग अलग हैं। देखो, ए बराबर नहीं है बी और बी बराबर नहीं है सी, मतलब तीनों अलग अलग हैं। तो इसका मैं यदि आपको चित्र दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला बनेगा कि ए थोड़ा सा छोटा है, उससे बड़ा थोड़ा सा बी है, और उससे भी बड़ा थोड़ा सा सी है। तो ये समझो कि पहले सबसे छोटा ए है, और ए, बी और सी तीनों अलग अलग लंबाई के हैं। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, बी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, सी। तो ए सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा बी है, और बी से भी थोड़ा बड़ा सी है। तो तीनों अलग अलग है ना, तो ए बराबर बी बराबर सी। तो ये इस तरीके से बनेगा, जिसे हम विषम लंबाक्ष कहते हैं। तो ये एक प्रकार का यूनिट सेल होता है। तो अभी तक हमने 3 प्रकार के यूनिट सेल देखे, अब चौथा देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब ये भी डिस्टर्ब होने लगेंगे। अब देखो कैसे, धीरे धीरे। जैसे अब यहाँ पे यदि हम देखें कि ए बराबर तो होगा बी के, लेकिन अब जो चौथा प्रकार है उसमें सी बराबर नहीं होगा, और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखो कैसे, अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा बराबर अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीटा के होगा, और ये दोनों होंगे 90 के, जबकि जो गामा है वो होगा 120। तो ट्रिक याद बता रहा हूँ मैं आपको याद रखने के लिए, जब भी 120 आ जाए गामा, तो वो जो है षटभुजीय बनेगा। क्या बनेगा, षटभुजीय। याद रखिए इसको, षटभुजीय। तो षटभुजीय एकक सेल आपको प्राप्त होगा, और इनमें से षटभुजीय ये वाला है जिसमें ए बराबर तो है बी लेकिन बराबर है नहीं है सी, और गामा 120। तो इस पर आपको फोकस कर लेना है कि ये वाला जो है ऐसी आकृति में यूनिट सेल आपको मिलेगा। एक इकाई कोशिका ये प्रकार की भी होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिट सेल सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता, कि ऐसा बस आपने एक बना लिया और ऐसा ही एक प्रकार हो गया, ऐसा नहीं होता। पैरामीटर्स यदि बदलते हैं, यानी अल्फा बीटा गामा या ए बी सी बदलता है, तो ये देखो अब इसमें गामा 120 हो गया, तो ये षटभुजीय यूनिट सेल कहलाएगा। और ये जो यूनिट सेल है ये ग्रेफाइट में मिलता है। यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि षटभुजीय यानी हेक्सागोनल जो होता है जिसमें 120 गामा रहता है, तो वो किस में मिलता है, ग्रेफाइट में मिलता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इनके जो एक एक एग्जाम्पल भी अभी हम देख लेंगे थोड़ा रुक के। अब देखो, इसके बाद चौथा तो हो गया, 5वें नंबर पर क्या आता है उसको भी समझ लो।
अब इसमें एक अलग तरीके का ये रहता है कि A बराबर तो रहता है B और B बराबर रहता है C, मतलब तीनों बराबर हैं पहले जैसे। लेकिन इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा ये डिस्टर्ब रहते हैं। तो किस तरीके से डिस्टर्ब रहते हैं उसको ज़रा ध्यान से समझो। इसमें रहता है कि अल्फ़ा और बीटा और गामा ये तीनों बराबर तो रहते हैं, लेकिन ये 90 नहीं होते। ये क्या नहीं होते? 90 नहीं होते। रहते तीनों बराबर हैं, लेकिन ये 90 के बराबर नहीं होते। तो कोई 70 होगा, कोई 80 होगा, 70-70 हो सकते हैं, 80-80 हो सकते हैं, लेकिन 90 नहीं होंगे। या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 110-100, लेकिन होंगे तीनों बराबर, लेकिन 90 नहीं होते। तो ये जो है 5वें प्रकार का होगा, और इसको हम बोलेंगे त्रिसमनताक्ष। क्या बोलेंगे इसको? त्रिसमनताक्ष। इसको त्रिसमनताक्ष क्यों कह रहे हैं? तो इसका रीजन सुनो कि 3 है, सम यानी समान, और नत मतलब झुकी हुई अक्ष। झुकी हुई मतलब 90 से कम होंगी, या झुकी हुई ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 ये कहलाता है, इसके इस तरफ या इस तरफ नत कहलाता है। जैसे ये देखो, ये स्केल 90 डिग्री पर है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो इसे हम कहेंगे ये नत हो गया, मतलब झुका हुआ है। अगर ये थोड़ा सा ऐसा भी हो गया तो भी ये झुका हुआ है। तो हम कहेंगे कि 3 कोण हैं जो समान हैं लेकिन नताक्ष हैं, मतलब झुके हुए हैं, मतलब 90 नहीं होंगे, तभी तो झुके हुए हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो आप याद कर सकते हैं कि यानी कि 3 समान कोण हैं। 3 समान कोण हैं लेकिन नताक्ष हैं, मतलब झुके हुए हैं। इसका मतलब है कि वो 90 नहीं होंगे। तो A बराबर B बराबर C, और तीनों कोण 90 नहीं है। तो इस प्रकार के जो इकाई सेल का जो प्रकार होगा जिसे हम बोलेंगे त्रिसमनताक्ष। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जो 7वां प्रकार होगा, सबसे पहले तो 6वां प्रकार आएगा। इसमें क्या होगा कि A बराबर नहीं होगा B के, A बराबर नहीं होगा B के, और ना ही B बराबर होगा C के। ये तीनों बराबर नहीं होंगे, और इसी प्रकार ना तो अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा, ना ही बीटा गामा के बराबर होगा। और इस तरीके से ये जो हम यदि बात करें, और ना ही तीनों 90 होंगे। ये सबसे अव्यवस्थित है कि इसमें ये भी चीज़ें बराबर नहीं हैं और ये भी बराबर नहीं है। तो ये जो है इसको बोलेंगे त्रिनताक्ष। क्या बोलेंगे? त्रिनताक्ष। और ये सबसे ज़्यादा असममित है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे असममित, इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे असममित। ये सबसे असममित रहेगा। इसके बाद एक और होता है, उसको समझ लो 7वां नंबर का। तो 7वां नंबर का यदि हम देखें तो इसमें A बराबर B बराबर C, ये तीनों बराबर नहीं होते हैं। A B C तीनों बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्फ़ा बराबर गामा, अल्फ़ा और गामा 90 होते हैं, लेकिन जो बीटा है वो 90 के बराबर नहीं होता। और इस प्रकार का जो एकक सेल है वो है एक नताक्ष। एक नताक्ष का मतलब क्या है कि एक कोई अक्ष है जो नत है, मतलब 90 नहीं है। तो एक कोई अक्ष मतलब बीटा वाली अक्ष 90 नहीं है, बाकी सब 90 हैं। तो इसकी भी ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया। और त्रिनताक्ष मतलब तीनों नताक्ष हैं, मतलब तीनों के तीनों कैसे हैं? नत जो मतलब झुकी हुई अक्ष है, मतलब 90 नहीं है। तो तीनों के तीनों कैसे? 90 नहीं है। तो आपसे इनमें से आपको क्या सीखने को मिला वो समझ लो कि अल्फ़ा बीटा के आधार पर जो यूनिट सेल होती है उसके कितने प्रकार हैं? 7। और 7 में 7 प्रकार के यूनिट सेल हमने देखे। तो अगर हम बात करें तो इनसे कितने प्रकार के क्रिस्टल बन सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे गिनवा देता हूँ। ये देखो, ये चित्र जो हैं कि 7 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं। और इनसे क्रिस्टल कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 14 प्रकार के कुल क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो ये भी आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि कुल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिखोगे 14। और यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? यूनिट सेल तो आप लिखोगे 7। 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं और 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होते हैं। या फिर आपसे कोई पूछे क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है,
तो भी आप क्रिस्टल तंत्र यदि आपसे पूछे तो आपको 14 प्रकार का लिखना है। ये देखो, तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है जो सरल एकक घनीय एकक सेल जो आपने पढ़ा है, जिसमें A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 है। तो अब हम इसके जो प्रकार होते हैं ना 3, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि ये जो 3 प्रकार हैं, एक केवल कोनों पर है, जालक बिंदु के आधार पर सरल घनीय सेल 3 प्रकार का है। एक केवल कोनों पर है, एक इसके कोनों पर होने के साथ साथ बीच में भी है, इसके प्रत्येक फलक पर है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा है क्या। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या कैसे डिवाइड होती है आगे चल के। तो अभी तो हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पैरामीटर्स के आधार पर हमने देखा या ज्यामिति के आधार पर हमने देखा कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। तो मैं आपको थोड़ा सा नोट्स की तरफ ले चलूँगा। तो आप यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ लिखी हुई है कि इकाई सेल, घनीय इकाई सेल, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, षड्भुजीय और घनीय के उदाहरण में NaCl लिखा है। चतुष्फलकीय में सबके उदाहरण लिखे हुए हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे षड्भुजीय का मैंने बताया था ग्रेफाइट होता है, उसी तरीके से विषम लंबाक्ष का VaSO4 KNO3, चतुष्फलकीय का CaSO4 SNO2 TiO2, त्रिसमनताक्ष का कैल्साइड या सिनबार, इसी तरीके से एक अनताक्ष का सोडियम सल्फेट। और बाकी ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ही ली हैं, तो एक बार इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। एक ही पेज पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे। तो ये पूरा 7 के 7 प्रकार के जो हैं आपको जो क्रिस्टल दिख रहे हैं, ये आपको क्रिस्टल तंत्र होते हैं 14 प्रकार के, लेकिन यूनिट सेल होते हैं 7 प्रकार के, जो कि आपके सामने हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अच्छे से पढ़ाई करना है। तो हमने नोट्स सीरीज के 8 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, वो भी बेसिक के साथ में, नॉलेज के साथ में, और हर एक चीज़ यहाँ पे होगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिख रही है, यदि आप चाहें सभी वीडियोस देखना चाहें तो जो प्लेलिस्ट दिख रही है ना, उस पर चले जाओ, क्लिक कर लो, आपको सभी वीडियोस क्रम से मिलेंगे। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है केवल उसी पर क्लिक करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।